नमस्कार मेरे दोस्त, मैं हूं नेपोलियन हिल और आज मैं आपके सामने आ रहा हूं एक ऐसे रहस्य के साथ जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में 6 अदृश्य दुश्मन बैठे हुए हैं और ये दुश्मन आपको गरीब बनाए रख रहे हैं। हर दिन, हर पल, बिना आपकी जानकारी के। मैंने 20 साल लगाए यह खोजने में। मैंने 500 से ज़्यादा करोड़पतियों का अध्ययन किया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, इन सब लोगों के दिमाग में झांका और मैंने पाया हर गरीब इंसान और हर अमीर इंसान में एक ही फ़र्क है। वो फ़र्क है 6 भय। ये 6 भय ऐसे वायरस हैं जो आपके दिमाग को संक्रमित कर चुके हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है और सब कुछ धीमा कर देता है, वैसे ही ये भय आपके सफलता के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको हर भय का एंटीडोट दूंगा, एक ऐसी शक्तिशाली पुष्टि जो आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर देगी। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा क्योंकि हर भय खतरनाक है और अगर आपने एक भी भय को नज़रअंदाज किया तो वो आपको बर्बाद कर देगा। तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाइए क्योंकि यह वीडियो आपको करोड़ों रुपये बचा सकता है जो आप इन भयों की वजह से खो देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्य बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला भूत जो आपकी जेब में हाथ डाले बैठा है, पहला भय, गरीबी का भय। यह भूत आपकी जेब में सेंध लगा रहा है। सुनिए, यह सबसे खतरनाक भूत है और सबसे चालाक भी। गरीबी का भय आपके दिमाग में कैसे काम करता है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू की तो मैंने पाया कि हर असफल आदमी में एक चीज़ कॉमन थी। वो चीज़ थी गरीबी का डर। और यह डर इतना गहरा होता है कि लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। ये अवचेतन मन में छिपा रहता है और वहाँ से आपकी हर सोच को, हर निर्णय को नियंत्रित करता है। आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है। रात को सोते वक्त आपको लगता है हाँ ये काम करेगा, मैं ये करूँगा। लेकिन सुबह उठते ही क्या होता है? एक आवाज़ आती है, लेकिन अगर फेल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो फिर क्या होगा? घर का किराया कैसे देंगे? बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? लोग क्या कहेंगे कि तुमने नौकरी छोड़ दी और असफल हो गए? बात में लेवले सिंगपॉन्ट 60T। यह गरीबी का भूत है। यह आपके सपनों को खा जाता है रोज़ सुबह बिना आपकी इजाज़त के। मैंने देखा है इस भय के कई लक्षण हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ताकि आप पहचान सकें कि यह भय आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। पहला लक्षण है उदासीनता। आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता। आप सोफे पर बैठे रहते हो और सोचते रहते हो। आपके पास आइडियाज़ हैं लेकिन आप उन पर काम नहीं करते क्योंकि अंदर से एक आवाज़ कहती है क्या फ़ायदा, वैसे भी नहीं होगा। दूसरा लक्षण है अनिर्णय। आप महीनों तक सोचते रहते हो कि करूं या न करूं। आप प्लान बनाते हो फिर तोड़ देते हो। आप आज कहते हो हाँ करूंगा, कल कहते हो नहीं नहीं, रिस्क बहुत है। यह अनिर्णय आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती संसाधन बर्बाद कर देता है, समय। तीसरा लक्षण है संदेह। आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता। आप सोचते हो मुझसे नहीं होगा, मैं काबिल नहीं हूँ, दूसरे लोग ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा। चौथा लक्षण है चिंता। आप रात को सो नहीं पाते। आप लगातार पैसों के बारे में सोचते रहते हो। बिल आ रहे हैं, EMI भरनी है, बच्चों का खर्चा है और यह चिंता आपकी ऊर्जा चूस लेती है। पांचवां लक्षण है अत्यधिक सावधानी। आप इतने सावधान हो जाते हो कि कोई भी रिस्क नहीं ले पाते। आप हमेशा बहाने ढूंढते रहते हो। अभी नहीं, थोड़ा और पैसा जमा कर लूँ, अभी नहीं, थोड़ा और सीख लूँ, अभी नहीं, मार्केट ठीक नहीं है। छठा लक्षण है टालमटोल। आप काम को लगातार टालते रहते हो। कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले महीने करेंगे और इस तरह साल निकल जाते हैं। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यह भय आपको सोचने से रोकता है और मैं जोर देकर कहता हूँ, अगर आप सोच नहीं सकते तो आप बढ़ नहीं सकते और अगर आप बढ़ नहीं सकते तो मेरे दोस्त आप कभी अमीर नहीं बन सकते। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, गरीबी को किसी योजना की ज़रूरत नहीं, गरीबी को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। यह निर्भीक और निर्दयी है, यह अपने आप आ जाती है। गरीबी के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस कुछ मत कीजिए और गरीबी अपने आप आ जाएगी। लेकिन अमीरी एक योजना मांगती है, एक स्पष्ट लक्ष्य मांगती है, कार्य मांगती है, साहस मांगती है और सबसे पहले निडर सोच मांगती है। मैं आपको एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण देता हूँ। वो एक गरीब स्कॉटिश प्रवासी थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने गरीबी के भय को अपने दिमाग में घुसने नहीं दिया। उन्होंने एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया, अमेरिका में सबसे बड़ा स्टील का कारोबार खड़ा करना।
और वो इस लक्ष्य पर इतने केंद्रित थे कि गरीबी का भय उन्हें छू भी नहीं सका। हेनरी फोर्ड भी गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने कभी गरीबी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा, मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो हर इंसान खरीद सके, और उन्होंने कर दिखाया। जो ये लोग अलग नहीं थे, इनमें कोई जादू की शक्ति नहीं थी, बस इन्होंने एक फैसला किया, गरीबी के भय को अपने दिमाग में जगह नहीं देने का और इसकी जगह अमीरी की चेतना को भरने का। भारत में यह भय और भी गहरा है। यहाँ हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग भी रस की रष्ट होते हैं, पैसे से खुशी नहीं मिलती। ये सब नकारात्मक विश्वास हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और फिर वो हमारी हर सोच को प्रभावित करते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, पैसा बुरा नहीं है, गरीबी बुरी है। गरीबी लोगों को बीमार बनाती है, परिवार तोड़ती है, सपने मारती है। पैसा तो बस एक साधन है, और अगर आप अच्छे इंसान हो तो पैसे के साथ आप अच्छे काम करोगे। तो आइए अब मैं आपको पहला एंटीडोट दूं, पहली शक्तिशाली पुष्टि जो गरीबी के भय को आपके दिमाग से निकाल देगी। लेकिन पहले याद रखिए, यह पुष्टि तभी काम करेगी जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मेरा सिद्धांत है ऑटो सजेशन का। इसका मतलब है आप अपने आप को बार बार एक बात सुझाते रहो तो वो आपके अवचेतन मन में उतर जाती है और फिर आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। तो ये पुष्टि आपको रोज़ सुबह उठकर और रात को सोने से पहले बोलनी है, दर्पण के सामने खड़े होकर, जोर से, अपनी आंखों में देखते हुए, महसूस करते हुए। यह है पहली पुष्टि, मैं नेपोलियन हिल का छात्र हूँ। मैं थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों का पालन करता हूँ। मेरा मन समृद्ध और संपन्न विचारों से भरा है। मैं धन को आकर्षित करता हूँ। गरीबी मेरे पास नहीं आ सकती क्योंकि मैं निरंतर सकारात्मक कार्य करता हूँ। मैं थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों का पालन करता हूँ। मैं थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों का पालन करता हूँ। मैं थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों निडरता से निर्णय लेता हूँ। मैं अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ता हूँ। प्रचुरता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसे पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं गरीबी के भय को पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ। मैं धन चेतना चुनता हूँ। मैं समृद्धि चुनता हूँ। मैं सफलता चुनता हूँ। अभी, इसी पल, हर दिन, हर पल। इस पुष्टि को कम से कम 10 बार बोलिए, हर बार। और जब बोलें तो सिर्फ शब्द मत बोलिए, महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही अमीर हैं। महसूस कीजिए वो ऊर्जा, वो आत्मविश्वास। 30 दिन में आपका दिमाग बदल जाएगा, 60 दिन में आपका व्यवहार बदल जाएगा, 90 दिन में आपके परिणाम बदल जाएंगे। अब चलिए दूसरे भूत की तरफ, और यह भूत तो आज के युग में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। दूसरा भय, आलोचना का भय। यह भूत आपके सपने मार रहा है। रुकिए, अभी मत जाइए, क्योंकि यह भय शायद आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। खासकर अगर आप युवा हैं, खासकर अगर आप भारत में रहते हैं, खासकर अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि आलोचना का भय गरीबी के भय के बाद दूसरा सबसे बड़ा भय है, और कई बार तो ये पहले नंबर पर आ जाता है। यह भय क्या करता है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप YouTube पर वीडियो बनाना चाहते हो, आपके पास अच्छा कंटेंट है, आपको लगता है कि आप लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन आप वीडियो नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा है, लोग क्या कहेंगे अगर वीडियो अच्छा नहीं बना तो, अगर लोग कमेंट में बुरा लिखें तो, अगर मेरे दोस्त देख लें और हंसें तो। आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपके पास यूनिक आइडिया है, लेकिन आप शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको डर है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। अगर फेल हो गया तो लोग कहेंगे, देखो हमने पहले ही कहा था। आप अपनी राय रखना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो, लेकिन आप डर जाते हो क्योंकि आपको लगता है, क्या मैं गलत हूँ, क्या लोग मुझे जज करेंगे। यह आलोचना का भूत है, और यह भूत आपके सपनों को मार डालता है, अंदर ही अंदर, धीरे धीरे। मैंने इस भय के कई लक्षण देखे हैं। पहला लक्षण है आत्मचेतना। आप हमेशा सचेत रहते हो कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आप क्या पहन रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, सब कुछ लोगों की नज़र से देखते हो। आप कई 25 के पता चल रहे हैं, तो समझना में सभी को थोड़ा सा मिलेगा, तो समझना में तो वार कर देखेगा। उद नहीं रहते, बल्कि वो बनने की कोशिश करते हो जो लोग चाहते हैं। दूसरा लक्षण है संतुलन की कमी। आप में आत्मविश्वास नहीं होता, आप हमेशा नर्वस रहते हो, आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हो, आप भीड़ में असहज महसूस करते हो। तीसरा लक्षण है कमज़ोर व्यक्तित्व। आप अपनी असली पहचान को छिपा लेते हो। आप वो नहीं बनते जो आप हो, बल्कि वो बनने की कोशिश करते हो जो समाज चाहता है, और इस प्रक्रिया में आप अपनी यूनिकनेस खो देते हो। चौथा लक्षण है हीनता का भाव।
आपको लगने लगता है कि आप दूसरों से कम हो। आप लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हो और हमेशा अपने आप को कम पाते हो। पांचवां लक्षण है अत्यधिक खर्च। कुछ लोग आलोचना के भय से बचने के लिए दिखावा करने लगते हैं। वो महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें सफल समझें, और इस प्रक्रिया में वो कर्ज में डूब जाते हैं। छठा लक्षण है पहल की कमी। आप कोई भी नया काम शुरू नहीं करते क्योंकि आपको डर है कि अगर गलती हो गई तो लोग आलोचना करेंगे। अब सुनिए मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं आपको एक सच बताता हूँ जो मैंने हेनरी फोर्ड से सीखा। वो कहते थे, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वो आपके बिल नहीं भरते। समझे इसका मतलब? जो लोग आपको जज करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते, वो आपके सपने नहीं जीते। तो फिर उनकी राय क्यों मैटर करती है? मैंने देखा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वो हैं जो आलोचना को इग्नोर कर सकते हैं। थॉमस एडिसन को लोग पागल कहते थे जब वो बल्ब बना रहे थे। लोग कहते थे यह असंभव है, रोशनी बोतल में बंद नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, वो अपने काम में लगे रहे और आज पूरी दुनिया बल्ब इस्तेमाल करती है। राइट ब्रदर्स को लोग कहते थे इंसान कभी नहीं उड़ सकता। अगर भगवान चाहते कि इंसान उड़े तो उन्हें पंख दिए होते, लेकिन न राइट ब्रदर्स ने सुना, नहीं। आज हवाई जहाज देखिए। एंड्रयू कार्नेगी को लोग कहते थे तुम एक गरीब इमिग्रेंट हो, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बने। मैंने एक फंडामेंटल ट्रूथ डिस्कवर की। आलोचना यूजुअली उन लोगों से आती है जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। जो लोग कुछ करते हैं वो व्यस्त रहते हैं, उनके पास दूसरों की आलोचना करने का समय नहीं होता। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते वो पूरा दिन दूसरों को जज करते रहते हैं। और आज के सोशल मीडिया के युग में ये भय और भी बढ़ गया है। हर कोई एक्सपर्ट बन गया है, हर कोई कमेंट करता है, हर कोई जज करता है। आप एक पोस्ट डालते हो और सैकड़ों राय आ जाती हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन याद रखिए, आलोचना का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो। जो लोग कुछ नहीं करते उनकी तो आलोचना भी नहीं होती, वो तो इनविजिबल रहते हैं। मैंने अपने सिद्धांत में लिखा है, आलोचना से बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है कुछ मत करो, कुछ मत कहो, कुछ मत बनो। लेकिन क्या यह जीवन है? नहीं, यह तो जीते जी मर जाना है। तो फिर क्या करें? मैं आपको बताता हूँ। आलोचना को स्वीकार कीजिए, समझिए कि यह सफलता का हिस्सा है। हर सक्सेसफुल इंसान की आलोचना होती है, यह तो गारंटीड है। लेकिन आलोचना को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आलोचना से सीखिए अगर कुछ सीखने लायक है, और बाकी को इग्नोर थोड़ा सा कर दीजिए। अब अगर आप इस मैसेज से सहमत हैं तो लाइक बटन दबाइए। बताइए मुझे कि आप डरने वाले नहीं हैं, बताइए कि आप अपने सपने जिएंगे। अब सुनिए दूसरी शक्तिशाली पुष्टि। यह आलोचना के भय को आपके दिमाग से निकाल देगी। मैं नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का अनुयायी हूँ। मैं आलोचना से ऊपर हूँ। दूसरों की राय मेरे सपनों को नियंत्रित नहीं करती। मैं अपने मुंह सर लियों पर खड़ा हूँ। मैं अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हूँ। मैं जानता हूँ कि महान काम करने वाले लोगों की हमेशा आलोचना होती है। यह सफलता का प्रमाण है। मैं अपने विजन पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। मैं निडरता से अपना काम करता हूँ। मैं अपने असली स्व को व्यक्त करने से नहीं डरता। आलोचना मुझे कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत बनाती है। मैं आलोचना से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, और मैं अपने सपनों को जीने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कीली डाली में सीख ने काम करता है, इस अपने परीक्षा ने कहा करने से कहा करते हैं। इस पुष्टि को रोज़ बोलिए, खासकर जब आपको लगे कि लोगों की राय आपको प्रभावित कर रही है। खासकर जब आपको लगे कि आप अपने सपनों से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे। अब तीसरा भूत आ रहा है, और यह बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत खतरनाक। बहुत लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। तीसरा भय, बीमारी का भय। यह भूत आपको बूढ़ा बना रहा है। यह भय बहुत चालाक है। यह धीरे धीरे आता है, चुपचाप, और फिर आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। कितने लोग हैं जो हर वक्त कहते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सेहत खराब है, मुझे तनाव नहीं लेना चाहिए, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मुझे आराम करना चाहिए, क्या पता मैं बीमार पड़ जाऊं। यह बीमारी का भूत है। मैंने अपनी रिसर्च में बहुत गहराई से इस भय का अध्ययन किया, और मैंने पाया कि यह भय सबसे ज़्यादा साइकोसोमैटिक है। मतलब यह भय वास्तव में बीमारियां पैदा कर देता है। सुनिए कैसे। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते रहते हो तो आपका दिमाग आपके शरीर को सिग्नल्स भेजता है, और आपका शरीर वास्तव में उन बीमारियों के लक्षण दिखाने लगता है। यह प्रूवन साइंस है। मैंने देखा है इस भय के कई रूप हैं। कुछ लोग हाइपोकॉन्ड्रिया से पीड़ित होते हैं। वो हर छोटे से छोटे लक्षण को गंभीर बीमारी समझ लेते हैं। सिर में हल्का दर्द,
कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, पेट में हल्की तकलीफ, कहीं कैंसर तो नहीं। वो गूगल पर अपने सिम्टम्स सर्च करते रहते हैं और खुद को गंभीर बीमारियों का डायग्नोसिस दे देते हैं। कुछ लोग दवाओं के आदी हो जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दवा, सिर दर्द दवा, पेट दर्द दवा, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली। वो अपने शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग व्यायाम से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर ज़्यादा व्यायाम किया तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, तो वो बिल्कुल व्यायाम नहीं करते और फिर वास्तव में बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग अपने खाने पीने को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो जीना ही भूल जाते हैं। हर चीज़ में कैलोरी गिनना, हर चीज़ में केमिकल्स ढूंढना, कुछ भी एंजॉय नहीं करना, यह भी बीमारी के भय का ही रूप है। हर चीज़ में कैलोरी गिनना, हर चीज़ में कैलोरी गिनना। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, मैं यह नहीं कह रहा कि आप अपनी सेहत की परवाह मत कीजिए। सेहत बहुत ज़रूरी है, बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य का डर और स्वास्थ्य की देखभाल, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। स्वास्थ्य की देखभाल का मतलब है संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, तनाव को मैनेज करना। यह सब पॉजिटिव एक्शंस हैं। लेकिन स्वास्थ्य का भय का मतलब है लगातार बीमारियों के बारे में सोचते रहना, काल्पनिक लक्षण खोजना, जीने से डरना, अवसर न लेना क्योंकि सेहत खराब हो जाएगी। मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। मन और शरीर डीपली कनेक्टेड हैं। अगर आपका मन लगातार नकारात्मक विचारों से, बीमारियों के विचारों से भरा है, तो आपका शरीर वास्तव में बीमार पड़ना शुरू कर देता है। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल गिर जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह उल्टा भी काम करता है। अगर आपका मन स्वास्थ्य के विचारों से, ऊर्जा के विचारों से, शक्ति के विचारों से भरा है, तो आपका शरीर वास्तव में स्वस्थ और शक्तिशाली बन सकता है। मैंने एंड्रयू कार्नेगी को 80-90 साल की उम्र में भी पूरे जोश और ऊर्जा के साथ काम करते देखा। उनका रहस्य क्या था? वो कभी बीमारी के बारे में नहीं सोचते थे। वो हमेशा अपने काम में, अपने उद्देश्य में व्यस्त रहते थे। उनका मन इतना ऑक्यूपाइड था पॉजिटिव गोल्स से कि बीमारी के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। थॉमस एडिसन 80 साल से ऊपर की उम्र में भी अपनी लैब में काम करते थे, रोज घंटों, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। वो बीमारी के बारे में नहीं सोचते थे। आज के समय में खासकर सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से यह भय और बढ़ गया है। हर दिन नई नई बीमारियों की खबरें आती हैं, हर दिन नए खतरों के बारे में पढ़ते हैं। लोग अपने हर छोटे से छोटे लक्षण को गूगल पर सर्च करते हैं और गूगल हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है। भारत में तो यह और भी ज़्यादा है। यहाँ हर कोई हेल्थ एक्सपर्ट बना बैठा है। यह मत खाओ, वो मत खाओ, इससे कैंसर होता है, उससे डायबिटीज़ होती है। इतनी नेगेटिविटी है कि लोग जीना भूल गए हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, हाँ, हेल्थी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्सेशन अनहेल्थी है। बैलेंस चाहिए। अपने शरीर की सुनिए, लेकिन अपने दिमाग की घबराहट की नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन के उद्देश्य पर फोकस कीजिए। जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है, एक पैशन होता है, तो आपका मन उसमें व्यस्त रहता है और फिर छोटी छोटी बीमारियों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो यहाँ है तीसरी शक्तिशाली पुष्टि। ध्यान से सुनिए और रोज़ बोलिए, मैं नेपोलियन हिल के स्वास्थ्य सिद्धांत का पालन करता हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान है। मेरा मन सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों न से भरा है। मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूँ। मैं संतुलित आहार लेता हूँ। मैं नियमित व्यायाम करता हूँ। मैं पर्याप्त नींद लेता हूँ। लेकिन मैं काल्पनिक बीमारियों के भय से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे विचार मेरे स्वास्थ्य को बनाते हैं, इसलिए मैं केवल स्वास्थ्य के विचार रखता हूँ। मैं केवल ऊर्जा के विचार रखता हूँ। मैं केवल शक्ति के विचार रखता हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत है। मेरा शरीर सेल्फ हीलिंग है। मैं जीवंत हूँ। मैं सक्षम हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। इस पुष्टि को सुबह उठकर हाथ अपने दिल पर रखकर बोलिए। महसूस कीजिए वो ऊर्जा, महसूस कीजिए वो शक्ति, और देखिए कैसे 30 दिन में आपका शरीर ट्रांसफॉर्म होता है। अब चौथा भूत, यह सबसे जटिल है, सबसे दर्दनाक भी, और भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा पावरफुल भी। चौथा भय, प्रेम खोने का भय। यह भूत आपको गुलाम बना रहा है। रुकिए, यह भय बहुत गहरा है और बहुत दर्दनाक। मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि यह भय लोगों को किस तरह तोड़ देता है। यह भय कई रूपों में आता है। किसी को डर है कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। किसी को डर है कि वो कभी सच्चा प्यार नहीं पाएगा। किसी को डर है कि परिवार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी को डर है कि वो अकेला रह जाएगा। और यह भय लोगों को क्या करने पर मजबूर करता है, मैं आपको बताता हूँ। लोग गलत रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं। वो जानते हैं कि यह रिश्ता टॉक्सिक है। वो जानते हैं कि यह व्यक्ति उनके लिए सही नहीं है, लेकिन वो रिश्ता नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें अकेले रहने का डर है। उन्हें लगता है कम से कम कोई तो है,
अगर इसे छोड़ दिया तो शायद कोई और नहीं मिलेगा। लोग अपने सपने छोड़ देते हैं। एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन परिवार कहता है शादी कर ले, तेरी उम्र निकल रहा है, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। ई है, और वो डर जाती है कि अगर अभी शादी नहीं की तो कोई नहीं मिलेगा, तो वो अपना सपना छोड़ देती है। एक लड़का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन गर्लफ्रेंड कहती है नौकरी कर ले, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, और वो डर जाता है कि अगर गर्लफ्रेंड को खो दिया तो वो अपना सपना मार देता है। लोग अपनी पहचान खो देते हैं। वो बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरा व्यक्ति चाहता है। वो अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपनी हॉबी छोड़ देते हैं, अपने दोस्त छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि पार्टनर खुश रहे। मैंने इस भय के कई लक्षण देखे हैं। पहला है जेलसी। आप लगातार शक करते हो। आपको लगता है आपका पार्टनर किसी और के बारे में सोच रहा है। आप उनके फ़ोन चेक करते हो, उनके मैसेजेस पढ़ते हो। यह ट्रस्ट की कमी है जो भय से पैदा होती है। दूसरा लक्षण है पॉसेसिवनेस। आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप नहीं चाहते कि वो किसी और से बात करें। आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हो। तीसरा लक्षण है इनसिक्योरिटी। आपको लगता है आप पर्याप्त नहीं हो। आप लगातार वैलिडेशन चाहते हो। आप पूछते रहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो ना। चौथा लक्षण है मैनिपुलेशन। कुछ लोग इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगा। यह भी प्रेम खोने के भय का ही रूप है। भारतीय संस्कृति में यह भय और भी गहरा है। यहाँ लोग क्या कहेंगे का बहुत प्रेशर है। लोग गलत शादियाँ कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उम्र निकल रही है, या परिवार प्रेशर डाल रहा है, या सोसाइटी जज करेगी। कितनी लड़कियां हैं जो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार का प्यार खो देंगी। कितने लड़के हैं जो अपना करियर नहीं चुन पाते क्योंकि उन्हें डर है कि माता पिता नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक फंडामेंटल ट्रूथ बताता हूँ, असली प्यार कभी आपको छोटा नहीं बनाता। असली प्यार आपको बढ़ने देता है। असली प्यार आपके सपनों को सपोर्ट करता है। असली प्यार आपको कंट्रोल नहीं करता बल्कि फ्री करता है। अगर कोई रिश्ता आपको अपने सपने छोड़ने पर मजबूर करता है तो मेरे दोस्त, वो प्यार नहीं है, वो फियर बेस्ड रिलेशनशिप है, वो डिपेंडेंसी है, वो अटैचमेंट है, लेकिन प्यार नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप तब तक किसी और से सच्चा प्यार नहीं कर सकते जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते। सेल्फ लव सबसे ज़रूरी है। अगर आप खुद को वैल्यूएबल नहीं समझते तो आप हमेशा दूसरों की वैलिडेशन तलाशते रहेंगे, और यह एक नेवर एंडिंग साइकिल है। मैंने सक्सेसफुल रिलेशनशिप स्टडी की हैं और मैंने पाया सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स वो होती हैं जहां दोनों लोग पूरे और कंप्लीट होते हैं अपने आप में। वो एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि वो चाहते हैं, नहीं क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। तो अगर आप इस मैसेज को समझ रहे हैं, अगर ये आपको टच कर रहा है, तो कमेंट में लिखिए आई एम कंप्लीट। बताइए कि आप समझ गए हैं कि आपकी वैल्यू किसी रिलेशनशिप से नहीं आती बल्कि आपके अंदर से आती है। अब सुनिए चौथी शक्तिशाली पुष्टि। यह बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। मैं प्यार के पूरी तरह योग्य हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। मुझे किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप से गहरा प्यार करता हूँ। मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ। मैं अपने सपनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हूँ। जो लोग मुझसे प्यारस्तान जैसे सपनों ने बातें लगेगा, इसके बाद के साथ परिस्ट में काम करेंगे। मैं पूर्ण हूँ, मैं आप है के साथ परिस्तान जैसे सपनों ने, ये काफ़ी सपनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हूँ। सच्चा प्यार करते हैं वो मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। जो लोग मुझे छोटा बनाने की कोशिश करते हैं वो मेरे जीवन में नहीं रहने चाहिए। मैं हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाता हूँ। मैं अपनी बाउंड्रीज रखता हूँ। मैं अपना सम्मान करता हूँ। मैं प्रेम खोने के भय से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं जानता हूँ कि असली प्यार कभी नहीं जाता, और अगर कोई चला जाता है तो वो मेरे लिए सही नहीं था। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं प्यार करने और प्यार पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भय से नहीं बल्कि स्ट्रेंथ से। इस पुष्टि को रोज़ बोलिए, खासकर जब आप किसी रिलेशनशिप में असुरक्षित महसूस करें, खासकर जब आपको लगे कि आप अपने सपने किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब पांचवां भूत, और यह बहुत क्रूर है, ये आपका आज चुरा लेता है। पांचवां भय, बुढ़ापे का भय। यह भूत आपका वर्तमान चुरा रहा है। यह भय बहुत अजीब है क्योंकि यह आपको भविष्य के डर से वर्तमान में जीने नहीं देता। कितने लोग हैं जो 20-25 साल की उम्र में कहते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया, मेरी उम्र निकल रही है। कितने लोग हैं जो 30 साल की उम्र में सोचते हैं अब तो बहुत देर हो गई, अब मैं कुछ नया नहीं सीख सकता। कितने लोग हैं जो 40 की उम्र में मानते हैं अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। यह बुढ़ापे का भूत है, और यह लोगों को जवानी में ही बूढ़ा बना देता है। मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि यह भय 2 तरह से काम करता है। पहला, यंग लोग सोचते हैं अभी तो वक्त है, अभी तो मैं जवान हूँ, बाद में करूँगा।
और वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और अचानक 10 साल निकल जाते हैं और फिर वो, लेकिन यह भय दो तरह से काम करते हैं। पछताते हैं, काश मैंने तब शुरू कर दिया होता। दूसरा, थोड़े बड़ी उम्र के लोग सोचते हैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, अब मैं कुछ नया नहीं कर सकता, अब तो बस रिटायर होना है। और वो अपनी सारी एनर्जी, सारी क्रिएटिविटी, सारी पोटेंशियल वेस्ट कर देते हैं। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, सफलता की, सीखने की, बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। कर्नल सैंडर्स ने 60 साल की उम्र में KFC शुरू की। उनके पास कुछ नहीं था, बस एक रेसिपी था और एक सपना था। आज KFC पूरी दुनिया में है। वेरा वांग ने 40 साल की उम्र में फैशन डिज़ाइनर बनने का फैसला किया। आज वो दुनिया की सबसे फेमस वेडिंग ड्रेस डिज़ाइनर्स में से एक हैं। चार्ल्स डार्विन ने 50 साल की उम्र के बाद ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ लिखी। लियो टॉल्स्टॉय ने 60 साल की उम्र के बाद अपनी बेस्ट बुक्स लिखी। और मैंने खुद 50 साल की उम्र के आसपास थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, मेरी सबसे फेमस बुक, जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो ये बहाना बंद कीजिए कि मैं बूढ़ा हो गया या मैं अभी छोटा हूँ। भारत में यह भय और भी ज़्यादा है। यहाँ सोसाइटी ने हर चीज़ की एक उम्र फिक्स कर रखी है। 30 तक शादी कर लेनी चाहिए, 35 तक सेटल हो जाना चाहिए, 40 के बाद तो बस फैमिली और रिटायरमेंट की सोचो। लेकिन किसने बनाए ये नियम? समाज ने। और समाज ने कब आपके सपने जिए हैं? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बुढ़ापा शरीर की स्थिति नहीं है, मन की स्थिति है। अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आप बूढ़े हो जाते हो, चाहे आपकी उम्र 20 साल ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप जिज्ञासु रहते हो, सीखते रहते हो, बढ़ते रहते हो, नए सपने देखते रहते हो, तो आप हमेशा जवान रहोगे, चाहे आपकी उम्र 80 साल क्यों ना हो। मैंने एंड्रयू कार्नेगी को 90 साल की उम्र में भी नए प्रोजेक्ट्स प्लान करते देखा। थॉमस एडिसन 80 साल के बाद भी हर दिन लैब जाते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 80 साल की उम्र में बाइफोकल ग्लासेस इन्वेंट किए। ये लोग अलग नहीं थे, इनमें कोई सुपर ह्यूमन पावर नहीं थी, बस इन्होंने उम्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इन्होंने मन को जवान रखा। और दूसरी तरफ कितने युवा लोग हैं जो 20-25 साल में ही हार मान लेते हैं? कितने लोग हैं जो 30 की उम्र में सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया? मैं आपका वो सच बताता हूँ, हर उम्र अपने आप में परफेक्ट है। अगर आप 20 साल के हो तो यह शुरुआत करने का परफेक्ट टाइम है। अगर आप 40 साल के हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है, विजडम है, यह भी परफेक्ट टाइम है। अगर आप 60 साल के हो तो आपके पास लाइफ टाइम का नॉलेज है, यह भी परफेक्ट टाइम है। प्रॉब्लम यह है कि लोग हमेशा सोचते हैं कि सही समय कोई और है। जब वो युवा होते हैं तो सोचते हैं अभी तो वक्त है, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं अब तो देर हो गई। लेकिन सच यह है, सही समय हमेशा अभी है, यही पल है, यही दिन है। तो अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट में लिखिए अभी सही समय है। कमिट कीजिए कि आप अब बहाने नहीं बनाएंगे। अब सुनिए 5वीं शक्तिशाली पुष्टि। उम्र सिर्फ एक संख्या है, यह मेरी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती। मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ, मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं अपने सपनों को जीने के लिए कभी भी बहुत बूढ़ा नहीं हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को उन्हीं हो गया को पाने के लिए कभी भी बहुत छोटा नहीं हूँ। यह पल परफेक्ट है, यह दिन परफेक्ट है, अभी सही समय है। मैं एक्शन लेता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्र मुझे नहीं रोक सकती, समाज की एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं रोक सकती। मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, मैं समय देने की हूँ। मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। मैं हमेशा जवान हूँ, मैं हमेशा सीख रहा हूँ, मैं हमेशा बढ़ रहा हूँ, मैं टाइमलेस हूँ। इस पुष्टि को रोज़ बोलिए और हर बार जब आपको लगे कि अब तो देर हो गई या अब मैं बूढ़ा हो गया तो अपने आप को यह पुष्टि याद दिलाइए। और अब आखिरी भूत, सबसे डरावना, सबसे शक्तिशाली, सबसे गहरा, छठा भय, मृत्यु का भय। यह भूत आपको जीने नहीं दे रहा, यह अंतिम भूत है और सबसे प्रोफाउंड, मृत्यु का भय। यह सबसे पुराना भय है, सबसे नेचुरल भी, लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव फिर भी, क्योंकि यह भय आपको जीने से रोकता है। आप सोचते हो एक दिन तो सब खत्म हो जाएगा, फिर क्यों कोशिश करूं, फिर क्यों सपने देखूं, फिर क्या मतलब है सब कुछ का। मैंने देखा है यह भय लोगों को दो एक्सट्रीम तरीकों से अफेक्ट करता है। कुछ लोग निहिलिस्टिक हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है, तो वो कोशिश ही नहीं करते, वो बस एग्जिस्ट करते हैं, जीते नहीं। और कुछ लोग इतने डर जाते हैं कि वो जीना ही छोड़ देते हैं, वो सिर्फ सर्वाइव करते हैं, सेफ रहते हैं, रिस्क नहीं लेते, एडवेंचर नहीं करते, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। दोनों ही गलत हैं।
और दोनों ही लाइफ का इंसल्ट हैं। मैं आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ, एक पर्सपेक्टिव जो मैंने सबसे सक्सेसफुल और सबसे हैप्पी लोगों में देखा है। ज़िंदगी छोटी है, यह सच है, लेकिन इसीलिए तो यह प्रेशस है, इसीलिए तो हर पल काउंट करता है, इसीलिए तो आपको अपने सपने जीने चाहिए। अभी इसी पल इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मृत्यु निश्चित है, यह भी सच है, लेकिन एक और चीज़ निश्चित है। अगर आप अपने डर की वजह से अपने सपने नहीं जिए, अगर आप अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया, अगर आप वो नहीं बने जो आप बन सकते थे, तो आप मरने से पहले ही मर गए। स्टीव जॉब्स ने कहा था, रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज। याद रखना कि आपको मरना है, यह सबसे अच्छा तरीका है यह सोचने की ट्रैप से बचने का कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। यह बहुत प्रोफाउंड है। सोचिए, अगर आप जानते हो कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर डरने की क्या बात है? फिर तो आपको पूरी तरह से जीना चाहिए, पूरी तरह से लव करना चाहिए, पूरी तरह से क्रिएट करना चाहिए। मैंने यह ऑब्जर्व किया है कि जिन लोगों ने डेथ के करीब का एक्सपीरियंस किया है, सीरियस इलनेस, एक्सीडेंट या कोई और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, वो लोग बाद में सबसे ज़्यादा पैशनेटली जीते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि लाइफ कितनी प्रेशियस है। लेकिन हमें इसके लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम अभी यह विजडम अडॉप्ट कर सकते हैं। मृत्यु के भय को अपना दोस्त बनाइए, इसे एक रिमाइंडर की तरह यूज़ कीजिए। हर सुबह जब आप उठें तो याद कीजिए कि यह दिन लिमिटेड है, आपके पास सीमित समय है, तो इसे वेस्ट मत कीजिए, इसे पूरी तरह से जिए। भारतीय दर्शन में हमारे पास यह कॉन्सेप्ट है, मेमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम मरोगे। यह डिप्रेसिंग नहीं है, यह लिबरेटिंग है। यह आपको फ्री करता है छोटी छोटी चिंताओं से। यह आपको रिमाइंड करता है कि क्या रियली इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपके रिलेशनशिप्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी ग्रोथ, आपका कंट्रीब्यूशन, वो लेगेसी जो आप छोड़ेंगे, वो इम्पैक्ट जो आप बनाएंगे। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच इसीलिए लिखी, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, लेकिन यह बुक रहेगी, यह नॉलेज रहेगा और यह मिलियंस ऑफ लाइव्स को टच करेगा, जनरेशंस तक। आप भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो, कुछ ऐसा जो आपसे बड़ा हो, कुछ ऐसा जो आपके जाने के बाद भी रहे। लेकिन इसके लिए आपको मृत्यु के भय से मुक्त होना होगा। आपको लाइफ को एम्ब्रेस करना होगा, फुली, कंप्लीटली, पैशनेटली। तो अब फाइनल पावरफुल एफर्मेशन सुनिए। सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्मेशन, मैं जीवन का सेलिब्रेशन करता हूँ। मैं हर पल को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीता हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन टेम्पररी है और यही इसे प्रेशियस बनाता है। इसलिए मैं अपने सपनों को पोस्टपोन नहीं करता। मैं अभी जीता हूँ, मैं अभी लव करता हूँ, मैं अभी लव करता हूँ, अभी क्रिएट करता हूँ। मृत्यु का भय मुझे पैरालाइज नहीं करता, बल्कि इंस्पायर करता है। ये मुझे रिमाइंड करता है कि समय लिमिटेड है, इसलिए मैं हर दिन काउंट करता हूँ। मैं लेगेसी बनाना चाहता हूँ, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से जीता हूँ, मैं पूरी तरह से फील करता हूँ, मैं पूरी तरह से एग्जिस्ट करता हूँ। मैं फियरलेस हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं अलाइव हूँ और मैं हर मोमेंट को ट्रेजर की तरह ट्रीट करता हूँ। इस एफर्मेशन को रोज़ सुबह सूरज को देखते हुए बोलिए। महसूस कीजिए वो ग्रैटिट्यूड कि आपको एक और दिन मिला। महसूस कीजिए वो एनर्जी कि आप अलाइव हैं। महसूस कीजिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इस दिन को पूरी तरह से जीना है। अब अंतिम संदेश, आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है अभी। मेरे प्यारे दोस्त, हम इस जर्नी के अंत पर आ गए हैं। आज मैंने आपको 6 भूतों से मिलवाया, 6 फियर्स जो आपको पुअर बनाए रख रहे थे। पहला, गरीबी का भय जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। दूसरा, आलोचना का भय जो आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से रोकता है। तीसरा, बीमारी का भय जो आपकी एनर्जी चूस लेता है। चौथा, प्रेम खोने का भय जो आपको गलत कॉम्प्रोमाइजेस करने पर मजबूर करता है। पांचवा, बुढ़ापे का भय जो आपको यह बहाना देता है कि अभी नहीं या अब बहुत देर हो गई। छठा, मृत्यु का भय जो आपको फुली जीने से रोकता है। अब आपके पास 6 पावरफुल एफर्मेशंस हैं, 6 एंटीडोट्स, 6 वेपन्स। लेकिन ये सिर्फ तभी वर्क करेंगे जब आप इन्हें यूज़ करोगे। नॉलेज सिर्फ नॉलेज है, पावर तब बनता है जब आप उसे अप्लाई करते हो। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, एक कमिटमेंट मांगता हूँ। अगले 30 दिन हर सुबह जब आप उठें और हर रात जब आप सोएं, इन 6 एफर्मेशंस को बोलिए, मिरर के सामने खड़े होकर, लाउडली, कॉन्फिडेंटली, फील करते हुए हर वर्ड को। पहले दिन शायद अजीब लगेगा, शायद आपको डाउट होगा, क्या यह रियली काम करेगा? लेकिन कंटिन्यू कीजिए। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मुझ पर जिसने 20 साल इन प्रिंसिपल्स को स्टडी किया। 7वें दिन आप थोड़ा बदलाव फील करेंगे, आपके थॉट्स थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। 14वें दिन
आप अपने बिहेवियर में बदलाव देखेंगे। आप थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। 21वें दिन तक यह हैबिट बन जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। 30वें दिन आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे। आपकी एनर्जी डिफरेंट होगी, आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होगा, आपके डिसीजंस डिफरेंट होंगे। और अगर आप 30 दिन के बाद भी कंटिन्यू करते रहे, 60 दिन, 90 दिन, तो मेरे दोस्त आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप कमिट करेंगे। तो अभी इसी मोमेंट एक डिसीजन लीजिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अगले 30 दिन ये अफर्मेशंस बोलेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं तैयार हूँ। लिखिए आई कमिट टू 30 डेज। क्योंकि जब आप पब्लिकली कमिट करते हो, जब आप लिखते हो, तो आपका माइंड सीरियस हो जाता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। और मैं पर्सनली उन कमेंट्स को पढ़ूंगा। मैं देखूंगा कि कौन कौन लोग इस जर्नी पर आ रहे हैं। और 30 दिन बाद मैं चाहूँगा कि आप वापस आएँ और बताएं कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई। अब अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी, अगर आपको लगा कि यह इंपॉर्टेंट है, तो लाइक बटन को स्ट्रांगली प्रेस कीजिए। वो ब्लू बटन मुझे बताता है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है। और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो अपने फियर्स से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है यह वीडियो किसी की लाइफ चेंज कर दे। हो सकता है यह किसी को वो करेज दे जो उन्हें चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं नेपोलियन हिल आगे भी आपके लिए ऐसे ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स लेकर आऊँगा। मैं आपको अमीर बनने का हर सीक्रेट सिखाऊंगा। थिंक एंड ग्रो रिच के हर प्रिंसिपल को आपके साथ शेयर करूंगा। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, सब कुछ। याद रखिए मेरे दोस्त, आप अपने थॉट्स का रिजल्ट हैं। आप वो बनते हो जो आप सोचते हो। अगर आप अपने थॉट्स चेंज कर लोगे तो आप अपनी लाइफ चेंज कर लोगे। अगर आप अपने फियर्स को एलिमिनेट कर लोगे तो कोई भी आपको रिच बनने से नहीं रोक सकता। 6 गोस्ट अब आपकी कंट्रोल में हैं। अब आप उनके मास्टर हैं। वे आपके मास्टर नहीं तो उठिए, मिरर के पास जाइए और अपना पहला अफर्मेशन बोलिए अभी, इसी मोमेंट इस वीडियो को पॉज करके। क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के वर्थलेस है, और एक्शन बिना डिसीजन के इम्पॉसिबल है, और डिसीजन बिना करेज के नहीं आता। तो करेज कीजिए, डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए। और 30 दिन बाद वापस आइए इस वीडियो पर। कमेंट में शेयर कीजिए अपनी स्टोरी। बताइए कि कौन सा फियर सबसे डिफिकल्ट था ओवरकम करना। बताइए कि कौन सी एफर्मेशन सबसे पावरफुल थी आपके लिए। बताइए कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। मैं पर्सनली वेट करूंगा आपकी सक्सेस स्टोरीज का, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपने मेरी बात सुनी, अगर आपने ये एफर्मेशंस बोली, अगर आपने अपने फियर्स का सामना किया, तो आप जीतेंगे, आप सक्सीड करेंगे, आप रिच बनेंगे। यह मेरा प्रॉमिस है, नेपोलियन हिल का प्रॉमिस, जिसने 500 मिलियनेयर स्टडी किए, जिसने 20 साल लगाए इन प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करने में, जिसकी बुक ने दुनिया भर में 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बेचीं। ये प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, ये टेस्टेड हैं, ये प्रूवन हैं। बस आपको अप्लाई करना है। तो एक आखिरी बार कहता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मैं तैयार हूँ लिखिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्शन लीजिए। आपका फ्यूचर आपके हैंड्स में है। आपकी वेल्थ आपके थॉट्स में छिपी है। आपकी सक्सेस आपके करेज में है। अब जाइए और अपने ड्रीम्स को जीना शुरू कीजिए। अपने फियर्स को हराइए, अपनी डेस्टिनी क्रिएट कीजिए। धन्यवाद। और याद रखिए, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो। मैं हूँ नेपोलियन हिल, और यह था आपका इनविजिबल एनिमी डिटॉक्स। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए पावरफुल प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए फियरलेस रहिए, करेजस रहिए और रिच बनिए। अलविदा मेरे दोस्त, आपकी सक्सेस की जर्नी अभी शुरू हुई है।